नमस्कार, मैं हूं आशुतोष और आप देख रहे हैं सत्य हिंदी। सत्य हिंदी के विशेष कार्यक्रम आशुतोष की बात में आपका स्वागत है। बातचीत शुरू करने के पहले एक छोटी सी अपील। सत्य हिंदी एक कोशिश है ईमानदार, निडर और निर्भीक पत्रकारिता की। हम अपने लाखों दर्शकों के शुक्रगुजार हैं जो लाखों की संख्या में हमारे कार्यक्रमों को देखते हैं और हमारी हौसला अफजाई करते हैं। उनसे एक और छोटी सी गुजारिश करना चाहते हैं कि आप न केवल हमारे कार्यक्रम देखें बल्कि संभव हो सके तो सत्य हिंदी के सदस्य बने, सत्य हिंदी मेंबरशिप ड्राइव से जुड़े, क्योंकि जैसा आप जानते हैं सत्य हिंदी किसी तरीके की कोई स्पॉन्सरशिप ना तो किसी सरकार से लेता है ना ही किसी विज्ञापनदाता से। इसलिए हमें सिर्फ अपने दर्शकों का ही सहारा, इसलिए आप बड़ी संख्या में सत्य हिंदी के सदस्य बनकर सत्य हिंदी की मदद करें। और अब आज की बातचीत शुरू करते हैं। आज की बातचीत दरअसल बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर, वैसे तो हम रोज महत्वपूर्ण विषय पर करते हैं लेकिन आज खास है। खास इसलिए क्योंकि अगर हम भारत के रहने वाले हैं, अगर हम भारतवासी हैं, अगर हम एक महान परंपरा, महान सभ्यता के अगर वाहक हैं, तो फिर हमें यह बैठ के सोचना पड़ेगा और सोचना चाहिए कि आखिर देश को किस दिशा में ले जाने की कोशिश की जा रही है और क्या कोई करेक्टिव मेजर उपलब्ध है या नहीं। तीन चीजों को मैं आपके सामने रखना चाहूंगा। पहली बात यह है कि इस देश के अंदर एक पार्टी की तरफ से एक ऐसा वीडियो जारी होता है जिसमें एक मुख्यमंत्री, जिनको दिखाया जाता है कि वो बंदूक टारगेट कर रहे हैं, और फिर जो अगली तस्वीर आती है उसमें टोपी लगाए हुए, जो ऑब्वियसली वो मुसलमानों की तस्वीर है। यानी मुख्यमंत्री मुसलमानों को गोली मारने की बात कर रहे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि मैंने ये तस्वीर नहीं देखी, ना वीडियो देखा, और बाद में जब प्रोटेस्ट हुआ तो वो वीडियो भारतीय जनता पार्टी ने विड्रॉ कर लिया। दूसरा प्रश्न, इस देश के संसदीय कार्य मंत्री ये कहते हैं कि राहुल गांधी इस देश की राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए सबसे खतरनाक व्यक्ति हो गए हैं। राहुल गांधी लीडर ऑफ पोजीशन, वो देश की सुरक्षा के लिए, राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए सबसे खतरनाक व्यक्ति हो गए हैं। अब अगर वो खतरनाक व्यक्ति हैं तो फिर वो सुरक्षित क्यों घूम रहे हैं, ये भी एक सवाल खड़ा होता है। ये स्टेटमेंट लीडर ऑफ अपोजिशन किरण रिजिजू ने विड्रॉ नहीं किया है। तीसरा प्रश्न यह है कि कोटा में बैठा हुआ एक आदमी, जिसकी किस पार्टी से जुड़ा हुआ है इसको लेकर विवाद फिलहाल लोगों ने पैदा कर दिया है, लेकिन एक बात स्पष्ट है कि स्पीकर ओम बिरला के साथ उसकी तस्वीरें कई दिखाई पड़ी हैं। उसने एक वीडियो जारी किया और जारी करके यह कहा कि वो राहुल गांधी को गोली मार देंगे। इतना ही नहीं, उसने कहा है कि 25 सांसदों को वो गोली मार देंगे। क्यों? क्योंकि इन लोगों ने स्पीकर के कमरे में जाकर धमकाने की कोशिश की है। ये जो धमकाना शब्द है, इसकी कोई पुष्टि अभी तक हो नहीं पाई। किरण रिजिजू साहब ने एक वीडियो जारी जरूर किया था लेकिन उसमें ऑडियो नहीं था। जो सांसद गए थे उनका यह कहना था कि दरअसल वो अपनी बात कहने गए थे क्योंकि जिस तरीके से नेहरू, इंदिरा गांधी को चोट पहुंचाने की कोशिश की गई, उनकी छवि को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की गई, उस और रोका नहीं गया, उस पर वो अपना प्रोटेस्ट जारी करने गए थे। अब इन तीनों चीजों को जोड़ के देख लीजिए। भारत एक बहुलतावादी मुल्क है, सभी धर्मों के लोग यहां रहते हैं। भारत एक लोकतांत्रिक देश है जिसमें सत्ता पक्ष विपक्ष दोनों का बराबर का स्टेक भारत के लोकतंत्र में है। तो ऐसे में सवाल ये उठता है कि ये स्थितियां क्यों पैदा हो रही हैं। और हम बात करेंगे हिंदुस्तान के बहुत ही सम्मानित पूर्व आईपीएस अधिकारी, जो बहुत ऊंचे पदों पर भी रहे हैं और चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर भी रहे हैं, यशोवर्धन आजाद साहब। और ये भी कह दूं कि दरअसल वो भगवत झा आजाद साहब के पुत्र भी हैं, तो उनका एक राजनीतिक बैकग्राउंड भी है। उनके भाई भी इस वक्त मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, कीर्ति आजाद, जो देश के एक बड़े क्रिकेटर थे, वर्ल्ड कप की जीत की टीम के मेंबर भी थे। तो बहुत ही लब्ध प्रतिष्ठित नागरिक और साथ ही साथ बहुत ही काबिल आईपीएस अधिकारी और बहुत ही ऊंचे पदों पर रहने वाले यशोवर्धन आजाद साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। ये जो राहुल गांधी को गोली मारने की जो का वीडियो है, इसको आप कैसे देखते हैं? मैं इस वीडियो को देखकर बिल्कुल स्तब्ध रहा हो गया। मैं नहीं समझता था कि हमारे आज के दिवस में और आज के युग में जो हमारी प्रजातांत्रिक प्रणाली है उसमें ऐसे शब्दों का प्रयोग होगा। पहले तो कभी नहीं होता था। और जो हमने जिस तरह की सांसदिक परंपरा देखी पहले, उसमें तो कभी सांसद की तरफ से या किसी अन्य लोगों की तरफ से भी ऐसी प्रतिक्रिया नहीं आती थी।
लेकिन ये जो वीडियो मैं समझता हूँ ऐसे वीडियोस के खिलाफ बहुत ही सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। मैं जानता हूँ कि कोर्ट में पहुंच कर उस पर काफ़ी वकील लोग जिरह करेंगे और कहेंगे कि हाँ, इनके कहने का मतलब ये नहीं है कि ये एक एक्शन में परिणत हो जाता। लेकिन इस तरह के व्यवहार पे, इस तरह के शब्दों के भूचाल से हमें थोड़ा सचेत रहना पड़ेगा और हम इसे कतई ही अपने प्रजातंत्र में इसे नहीं अलाउ कर सकते हैं। और इसे मैं बड़ा गंभीर और इससे मैं एक बहुत बड़ा प्रहार मानता हूं आजकल की राजनीति पर कि ऐसी वैमनस्यता अगर पार्टियों में के बीच अगर आ जाए तो मैं समझता हूं फिर किसी तरह के विचार या किसी तरह की संसद में भी किसी तरह की आलोचना को भी एक तरह की वैमनस्यता के रूप में देखा जा सकता है। सो हाँ, अंत में ये जरूर कहूंगा कि आहत हुआ हूं और बहुत ही इस पे गंभीर कार्रवाई होना आवश्यक है। आप पुलिस ऑफिसर भी रहे हैं और बहुत ही वरिष्ठ पुलिस ऑफिसर रहे हैं। आपके हिसाब से पुलिस को इन पर कौन सी कार्रवाई करनी चाहिए? बिल्कुल, आप जान से मारने की धमकी दे रहे हैं। आप कह रहे हैं कि हम 25 संसद को गोली से उड़ा देंगे, हम राहुल गांधी को मार देंगे क्योंकि आपके संसद में आपके स्पीकर साहब के सभागार में वो चले गए। वो इसलिए कह रहे हैं क्योंकि वो कोटा में हैं और कोटा में उनके वोटर हैं और उनको उनको शायद खुश करने के लिए कह रहे हैं। लेकिन क्या पार्टियों का आज ये रोल है कि इस तरह की गंदी हरकत करें और इस तरह के आप धमकी दें और वो भी लीडर ऑफ अपोजिशन को जिसका रैंक एक वर्चुअल वो कैबिनेट मिनिस्टर की तरह है और लीडर ऑफ अपोजिशन को जो इज्जत मिलनी चाहिए जिस तरह से वो तो खैर आप छोड़िए उसकी बात। लेकिन ये जो आदान प्रदान हो रहा है आलोचनाओं का, आलोचना की प्रतिक्रिया और उसके बाद लांछन लगाना दोनों तरफ से, वो भी गलत है। कुछ लोग कह रहे हैं मोदी जी ने बेच दिया देश को। तो इस तरह के जो शब्दों के आदान प्रदान होते हैं ये गलत हैं और बिल्कुल ये नहीं होना चाहिए। और एक पुलिस अफसर की तरफ से मैं पहली बार उसे जरूर बिल्कुल थाने बुलाऊंगा, उनकी वेरीफाई करूंगा कि उन्होंने कब कहा, क्यों कहा, इसका इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस देखूंगा और कहाँ पे कहा गया, किस हिस्से कहा गया, कितनी गंभीरता है उसमें, और उसके बाद फिर उचित कार्रवाई करूंगा। इन शख्स के खिलाफ 4 और केसेस पहले हो चुके हैं और हालांकि पुलिस ने का दावा है कि उन्होंने इन शख्स को गिरफ्तार कर लिया है, मतलब कस्टडी में है वो इस वक्त। लेकिन अगर एक और सेंटेंस मैं आपको याद दिलाऊं जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा कि हिंदुस्तान की जो संसदीय कार्य मंत्री हैं वो ये कह रहे हैं कि राहुल गांधी राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए सबसे खतरनाक व्यक्ति हो गए हैं। इसको आप कैसे देखते हैं? इसको तो मैं कहूंगा ये कि जो इस पार्टी के कार्यकर्ता ने कहा है उससे ज्यादा खतरनाक स्टेटमेंट है। अगर एक मोदी जी के मंत्री जिन्हें मैं एक बहुत ही शालीन और सभ्य मानता था, मेरी मुलाकात भी उनसे भी है, मुझे आशा नहीं थी कि वो इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करेंगे और किस परिप्रेक्ष्य में किस तरह से इस तरह से शब्दों के उछाल आपके मन में आ जाते हैं, मुझे समझ में नहीं आता। एक लीडर ऑफ अपोजिशन राहुल गांधी देश के लिए सबसे खतरनाक हो जाए, मैं समझता हूं उससे गैर जिम्मेवार स्टेटमेंट तो कोई है ही नहीं। बल्कि गैर जिम्मेवार नहीं, ये एक बहुत ही इन्फ्लेमेटरी ये है जो एक तरह से आप दोस्तों को अगुवा करता है कि हाँ आप ऐसे शब्द फेंक सकते हैं किसी के खिलाफ। आई थिंक इसको स्ट्रांगली ऑब्जेक्ट करना चाहिए। मैं जानता हूं कि इसका कोई बेसिस ही नहीं ये इस तरह के लांछन को लगाना। और मैं समझता हूं हमारी सांस्कृतिक परंपरा अगर इतनी गिर गई है जिसमें कोई मर्यादा ही नहीं रहे कि आप कुछ से कुछ किसी के खिलाफ बोल दो, तो मैं समझता हूं कि कोई फायदा ही नहीं है संसद चलाने का। वैसे भी तो कोई फायदा नहीं है, जब भी हो ऐसे ही एक तरह के शब्दों के आदान प्रदान के बाद सदन भंग हो जाता है उस दिन के लिए। ये जो बात इन्होंने कही है, कैबिनेट मिनिस्टर है, तो जाहिर सी बात है हम उनकी बात को गंभीरता के साथ लेते हैं। अगर गंभीरता के साथ लेते हैं और लेना भी चाहिए क्योंकि कैबिनेट मिनिस्टर, इसलिए मैंने कहा बहुत गंभीर बातों करें। अगर उनको लगता है कि राहुल गांधी राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए एक बहुत ही खतरनाक व्यक्ति हो गए हैं तो फिर राहुल गांधी के खिलाफ क्या कार्रवाई होनी चाहिए? देखिए, पहले तो
जो उन्होंने, मैं तो इसे आरोप नहीं बल्कि लांछन कहूँगा, एक तरह का आपने ऐसा गैर जिम्मेवारान व्यवहार का प्रदर्शन किया है और ऐसे शब्दों का प्रयोग किया है जिसका कोई बेसिस ही नहीं है, कुछ नहीं। आप क्या एक्शन इस पे ले सकते हैं? कुछ भी एक्शन नहीं ले सकते हैं, बल्कि एक्शन तो इनके खिलाफ लेना चाहिए कि आपने किस बेसिस पे ऐसा आरोप कहते हैं लगाया है किसी एक जिम्मेवार एलओपी के पीछे। तो सवाल ही नहीं पैदा होता, बल्कि इनसे पूछना चाहिए। मैं समझता हूँ कि जो राहुल गांधी के साथ है उन्हें ये पूछना चाहिए कि आपने किस आधार पे ये किया, आप इसका पुष्टिकरण के, और ये स्टेटमेंट उन्होंने पता नहीं पार्लियामेंट में दिया है या पार्लियामेंट के बाहर दिया है। बाहर दिया। हाँ, पार्लियामेंट के बाहर दिया है। तो खैर वही मैं कह रहा था आपको, सांसदिक परंपरा का अगर उल्लंघन आपने देखा या उसको बल्कि छीछा लेदर कर देना है, तो ये इसका जाहिर है। आप ऐसे गिरोह के खिलाफ क्या कीजिएगा जब मंत्री लोग इस तरह के बोल रहे हैं? तो मैं समझता हूं और कोई मर्यादा बची ही नहीं। बट आजाद साहब, मैं इसको ज्यादा गंभीरता के साथ लेता हूं। मुझे लगता है कि अगर सरकार ये मानती कि राहुल गांधी देश की सुरक्षा के लिए खतरा है, राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा है, तो क्यों ना राहुल गांधी के खिलाफ एफआईआर दर्ज होनी चाहिए, उनको थाने में बुलाना चाहिए, उनके साथ उनको इंट्रोगेशन करना चाहिए, और अगर ये साबित होता है कि वाकई में खतरनाक व्यक्ति है तो उनको जेल भेजा जाना चाहिए। वो जानते हैं कि इससे हास्यास्पद और कुछ हो नहीं सकता है कि एक तो आप अपने तरफ से आरोप लगाएं, यानी कि इसका मतलब ये हुआ, मैं एक पुलिस वाले होने की हैसियत से आपके बता रहा हूं कि इसकी तुलना आप इस तरह कर सकते हैं कि कोई घटना हुई ही नहीं, हमने अपने आप एफआईआर बनाया, एक किसी भी तरह की घटना को बना के उसका अंजाम दिया और उसके बाद अभियुक्त बना के उन्हें अंदर कर दिया। ये तो यही स्टेटमेंट हुआ। ये इस तरह से तो हमारा कानून चलता नहीं है, ना हमारा क्रिमिनल जुरिस सिस्टम चलता है। और इसलिए ऐसे भाषा का प्रयोग करने के पहले मैं समझता हूं कि मुझे तो समझ में नहीं आता, इसमें तो प्रधानमंत्री जी को इनको सचेत करना चाहिए, इसमें तो उनको जो बुजुर्ग लोग हैं उनको सचेत करना चाहिए। तो ये आप क्राइम की बात छोड़ें, क्राइम की बात तो अलग है, ये बिल्कुल ही कुछ नहीं इसमें कहते हैं आरोप लग सकते हैं। कोर्ट इसे फ्रेम ही नहीं करने देगा किसी तरह का चार्ज, क्योंकि जब आप बता रहे हैं, जब आप किसी को ये बात कहते हैं कि सुरक्षा के लिए कोई व्यक्ति सबसे बड़ा खतरा है, तो इसमें आपको पूरी सूची देनी चाहिए, सर्कमस्टेंशियल एविडेंस, कि इन्होंने क्या ऐसे कार्य किए हैं जिसके लिए ये राष्ट्र के लिए खतरा बनते हैं। क्या इन्होंने चाइना बॉर्डर पे जाके कुछ किया है? क्या इन्होंने पाकिस्तानियों से कुछ किया है? क्या इन्होंने कोई राष्ट्रीय ऐसे कोई सीक्रेट्स थे जो ये किए हैं? किस तरह से ये बने? और ये तो बड़ा गंभीर आरोप है, बल्कि इसके खिलाफ एक पूरे डेफेमेशन का एक केस बनता है जो कि कोर्ट में जाना चाहिए। इस तरह के आरोप नहीं लगा सकते आप किसी के ऊपर। बट आजाद साहब, आपने कहा कि चार्जेस लगाने चाहिए। अगर आप ध्यान से देखें तो गोड्डा के जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है निशिकांत दुबे, उन्होंने राहुल गांधी के खिलाफ एक सब्सटेंटिव मोशन पार्लियामेंट के अंदर मूव किया है, और जिसमें उन्होंने जो आरोप लगाए हैं वो ये है कि वो सोरोस से मिलते जुलते हैं और सोरोस इंस्पायर्ड वो विदेशों में जाते हैं और भारत के खिलाफ षड्यंत्र करते हैं। इस आधार पे उनकी सांसदी को न केवल निरस्त करने की बात की जा रही, बल्कि आजीवन राजनीति से उनको दूर करने की बात की जा रही। तो चार्जेस तो कोर्ट पार्लियामेंट के अंदर बाकायदा एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए हैं वो बाकायदा चार्जेस लगा रहे हैं कि ये उन्होंने किए हैं। तो वैसे में राहुल गांधी क्यों छुट्टा घूम रहे हैं? देखिए, ऐसा है आशुतोष जी, हम जैसा कि मैंने आपको पहले कहा, जब आपने पार्लियामेंट में और पार्लियामेंट के बाहर एक ऐसा इकोसिस्टम बनाया हुआ है कि कोई भी गैर जिम्मेवाराना व्यवहार, कोई भी किसी भी तरह के अपशब्द का इस्तेमाल कर सकता है, तो फिर मैं समझता हूँ मर्यादा नाम की कोई चीज नहीं है। मैंने ये आपको ये पहले भी कहा कि जब किरण रिजिजू साहब, जो कि एक बड़े सभ्यशालीन व्यक्ति हैं, जब वो ऐसा आरोप लगा सकते हैं, तो एमपीज का तो आप छोड़ दो, एमपीज की तो कोई जिम्मेवारी है नहीं। गोड्डा के एमपी है, उन्होंने इस भाषा का प्रयोग का, इस तरह की बातें की, उन्होंने वो किताबें भी दिखाई, वो किस तरह की, जो कभी इस तरह में संसद में इस तरह के तुच्छ बातें कभी नहीं की जाती। वो भी एक ऐसे नेता के खिलाफ जो आज से कई चल चुके हैं। और एक बड़ी अच्छी बात प्रियंका जी ने कही थी कि भाई मोदी जी 12 साल आप रहे हो एज प्रधानमंत्री,
और वो जो जवाहरलाल नेहरू जी 9 या 10 साल तो जेल में रहे। आई मीन किस तरह की आप भाषा, मैं समझता हूँ इससे जो लोग सही डेमोक्रेसी की पूजा करने वाले जो व्यक्ति हैं वो तो बहुत ही आहत होंगे। इसका कोई मतलब ही नहीं है, इसका कोई ना कोई विवेक है ना कोई मर्यादा है, और मैं समझता हूँ इसका जजमेंट तो जनता ही करेगी। आजाद साहब, मैं इस मुद्दे को क्यों बार बार कुरेद करने की कोशिश कर रहा हूं, क्योंकि आप देख रहे हैं कि असम के एक मुख्यमंत्री जिन भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं और वो मियां शब्द के पीछे छुपने की कोशिश कर रहे हैं, और वहां की भारतीय जनता पार्टी जो कि केंद्र में है और असम में भी मंत्री हैं, असम में भी जिनकी सरकार है, उनके टाइमलाइन से एक वीडियो प्रसारित किया जाता है जिसमें मुख्यमंत्री बंदूक लेकर मुस्लिम दिखने वाले छवि को निशाना रखने वाले व्यक्ति पर निशाना साध रहे हैं। क्या ये केस क्रिमिनल ऑफेंस है या नहीं है? आशुतोष, आपके सामने वीडियो है, आपके सामने वो बंदूक का निशाना है, आपके सामने टारगेट है, इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस है। इसको एफआईआर में परिणत करने के लिए आपको खाली ऑथेंटिसिटी दिखा देना है वीडियो का कि ये वीडियो सही है और यहाँ पे लिया गया है और जिसका ये वीडियो गया है वो सही है। सुप्रीम कोर्ट को ने, आपको याद होगा, कितने कितने कठोर वचन का इस्तेमाल किया है कि हेट स्पीचेस के खिलाफ तत्काल कार्रवाई होनी चाहिए। उन्होंने इंस्ट्रक्शंस दिए हैं स्टेट गवर्नमेंट्स को, स्टेट गवर्नमेंट इंस्ट्रक्शन दिए हैं। और देखिए आज तो इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं डाल रहा हूं। अब आप देखिए ये जो वीडियो असम का बनाया हुआ है, मेरे ख्याल से असम का ही बना होगा, असम का ही है, असम का ही। इसमें असम भारतीय जनता पार्टी ने रिलीज किया इसको। जी हाँ, एग्जैक्टली तो बड़ी खुशी की बात है। ऑथेंटिसिटी की आपको और क्या आवश्यकता है कि ये एक पार्टी के इसने इशू किया है, असम की पुलिस को कार्य करना है। असम के डीजीपी एक बड़े अच्छे अफसर हैं हरमीत, लेकिन क्या वो कार्रवाई कर सकेंगे? नहीं। क्यों? क्योंकि पुलिस में आपने पूरा कब्जा जो पुलिस का है उसी राजनीतिक के ऊपर दिया है जिसने ये कृत्य किया है। और इसलिए जो मैं पुलिस रिफॉर्म की बात बार बार करता हूं और कहता हूं कि जब तक कि पुलिस को ऑपरेशनल इसमें स्वायत्तता नहीं मिलेगी तब तक कोई भी ऐसी चीज, क्योंकि उनका काम क्वाजी जुडिशियल है। ये सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा था कि चीफ सेक्रेटरी का काम है कि मैनिफेस्टो का पालन करना, लेकिन डीजी को फिक्स टेन्योर की आवश्यकता इसलिए है कि उसका रोल जो है क्वाजी जुडिशियल हो जाता है, क्योंकि कल अगर मिनिस्टर ने ऐसा कोई कृत्य किया है तो डीजीपी को उसके खिलाफ एक्शन लेना पड़ेगा। ये अवश्य ये सही है, ये हेट स्पीच या हेट एक्शन के कैटेगरी में आता है और इस पे केस रजिस्टर होना चाहिए, और जो कि नहीं होगा क्योंकि वो पुलिस पूरी तरह से उसी राजनीतिक के अंदर है जिसने ये कृत्य किया। अब एक चीज और मैं आपसे पूछूंगा, सुप्रीम कोर्ट ने हेट स्पीच को लेकर गाइडलाइन इश्यू की है, उस गाइडलाइन का यहां सीधा उल्लंघन है, तो क्या ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट नहीं है और डीजीपी के खिलाफ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का केस नहीं चलना चाहिए? मैं तो कह रहा हूं कि बिल्कुल चलना चाहिए, यही तो मैं कह रहा हूं कि सबसे पहली बात, उससे पहले ये अपेक्षा की जाती है कि इस पे एक एफआईआर दर्ज हो, और एक एफआईआर दर्ज नहीं होता है तो वाकई सुप्रीम कोर्ट जाना चाहिए। और ये भी मैं आपको आशुतोष कहूंगा कि उस पर भी कुछ एक्शन नहीं लिया जाएगा। यही दुख की बात है। हमारे यहाँ लॉज बड़े अच्छे हैं लेकिन लॉज पे एक्शन नहीं लिया जाता है। लॉज का कोई रियलिटी, आपने देखा होगा सेडिशन एक्ट जो है वो सुप्रीम कोर्ट ने कंप्लीटली उसको ये किया, डिसमिस किया, बल्कि रोक लगा दी। उसके बाद जो सेक्शंस आए नए बीएनएस में, वो वर्चुअली सेडिशन के ही के बिल्कुल उस तरफ हैं। तो क्या वो कंटेम्प्ट अट्रैक्ट नहीं करता था? बिल्कुल करता था, लेकिन कुछ नहीं हुआ उसमें। आप भाषा बदल दें, टर्म बदल दें और चीजें वही रख दें, तो ये उसी तरह का मामला है। बट आजाद साहब, ये मामला तो सुप्रीम कोर्ट पहुंचा, 2 पिटीशन इस पे दायर हुई बैक टू बैक, और एक में सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि आप हाई कोर्ट जाइए, दूसरे में कहा कि आप जो इसकी जो पिटीशन की भाषा वो ठीक नहीं है, आप एकांगी दिखाई पड़ते हैं, आप कुछ बिना नाम हटा के फिर आप सामने आइए। सुप्रीम कोर्ट से भी तो जस्टिस नहीं मिला। वही मैं कह रहा था आपको कि इस पे कोई एक्शन नहीं होगा। आप देखिए जो उन्होंने हाई कोर्ट का कहा वो तो ठीक है,
टेक्निकली वो मामला सही है कि भाई हाई कोर्ट के जुरिस्डिक्शन में है, सारे इस तरह के जो मामले हैं जो हाई कोर्ट इज फुली ऑथराइज्ड टू डू दैट, तो पहले ये मामला बिल्कुल हाई कोर्ट में जाना चाहिए था। ये ठीक है, हाई कोर्ट में जाए, हाई कोर्ट में नहीं होगा वो सुप्रीम कोर्ट में जाए। जितने ऐसे बड़े मामले हैं, ये बहुत ही दुख की बात है जब कॉन्स्टिट्यूशनल वगैरह एक्शन की बात है, लिबर्टी का है, इसका है, उसमें सुप्रीम कोर्ट बहुत ही देर लगाता है। इस तरह की भाषा होती है जिससे कि वाकई जो एक्शन होना चाहिए वो नहीं हो सकता है। जानते हैं आशुतोष, मैं एक चीज और बता रहा हूँ आप जी, देखिए, जब जब हम ऐसे चीजों पे एक्शन नहीं लेते हैं और इसलिए ये ऐसी चीजें, ऐसा वातावरण चलता रहता है। और हमारे यहाँ समस्या ये है कि करप्शन के खिलाफ, पॉलिटिकल हेट स्पीचेस के खिलाफ और इस तरह की जितनी कार्रवाई है उसके खिलाफ कोई रोक नहीं लगती है, क्योंकि हम इफेक्टिव जुडिशियल, लीगल और पुलिस एक्शन नहीं होता है। कौन करेगा? तो सुप्रीम कोर्ट ही करेगा ना सर। देखिए, अल्टीमेटली तो मालिक सुप्रीम कोर्ट है, टेम्पल ऑफ जस्टिस है, उन्हीं से हम अपेक्षा करते हैं। और मैं समझता हूं सुप्रीम कोर्ट से ज्यादा फ्रीडम, स्वायत्ता, जो भी आप कहें, वो तो किसी के पास नहीं है। वो तो अपना मालिक है, कोलिजियम सिस्टम भी उनका है। तो अगर वो निर्णय नहीं दें तो हम क्या कर सकते हैं? बट देखिए, मैं बार बार इस पे इसलिए आ रहा हूं क्योंकि आपको ध्यान होगा 24 दिसंबर 2021 को जो अखबारों में खबर छपी उसमें यह था कि हिंदुस्तान के उत्तर प्रदेश के हरिद्वार में एक धर्म संसद हुई और उस धर्म संसद में मुसलमानों को मारने की बात की गई, प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को शूट करने की बात की गई और उस पर कोई सब्सटेंटिव कार्रवाई नहीं हुई। कोर्ट के इंटरवेंशन के बाद ही एफआईआर दर्ज हुई और उसके बाद महोदय को जमानत भी मिल गई। वो बाहर घूम रहे, न केवल बाहर घूम रहे बल्कि पिछले हफ्ते उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने ये कहा कि अब इस देश में आईएसआईएस बनाने की जरूरत है, सुसाइड स्क्वाड्स बनाने की जरूरत है। उनका नाम है यति नरसिंहानंद। मुझे याद है, और अगर आपको याद होगा तो हमने इस प्रकरण पे आप ही के चैनल पे डिस्कशन के दौरान कहा था कि कार्रवाई होनी चाहिए और बड़ी सख्त होनी चाहिए। तो मैंने आपको इसी का उदाहरण दिया था कि जहां भी हमारे यहाँ ऐसी घटनाएं होती हैं, इसमें हम बिल्कुल सॉफ्ट हैं, ये मैं इस बात को मानता हूं। कोर्ट के जो अगर आदेश हुए तो पुलिस एक्शन नहीं होता है स्टेट द्वारा। देखिए, जब स्टेट सैंक्शन इस तरह का हो तो बड़ा मुश्किल है कार्रवाई करना। आप देखिए कि ये कोटा वाले केस में भी आपने ये कहा है, तो प्रेशर के बाद और इसके बाद कार्रवाई हुई है। नहीं तो ऐसे व्यक्ति की क्या हिम्मत है कि ऐसा कोई स्टेटमेंट दे सकता है? क्या आप इस तरह स्टेटमेंट कभी सुना है आपने कि 25 सांसद को हम गोली मार देंगे फ्रांस में और ये कहीं होगा तत्काल उसे अंदर बंद कर दिया जाएगा? तो इसमें तो जो शय है वो एक ऐसे इकोसिस्टम से मिल रहा है और ये सबसे बड़ी दुखद बात है। जब तक आप उस इकोसिस्टम को स्मैश नहीं करेंगे तब तक ये कार्रवाई होगी। और इसलिए ये आवश्यक है कि कोर्ट को जिम्मेवारी देनी चाहिए, कंटेम्प्ट पिटिशन फाइल होने चाहिए, जितने भी पीआईएल्स हैं जो भी हैं वो फाइल होते रहने चाहिए। इससे पता लगेगा देश सजग है, इससे पता लगेगा कि हम प्रहरी हैं अपने इंडिपेंडेंस ऑफ फ्रीडम ऑफ स्पीच के और एक्शन। आजाद साहब, क्या आपको लगता है कि जिस तरीके का इकोसिस्टम बन गया है उसमें किसी बड़े हादसे की आशंका से इनकार किया जा सकता है? हम देखिए, एक वैसे ही चिंगारी तो आप देख ही रहे हैं, तो अगर चिंगारी निकलती है तो इसका मतलब कि कहीं भी कुछ संभव हो सकता है। हमें इस पे रोक लगाना बहुत आवश्यक है। मैं समझता हूँ जितने प्रबुद्ध नागरिक हैं, बुजुर्ग लोग हैं, उन्हें आकर इन चीज़ों के बारे में बात करना चाहिए, क्योंकि ये मामला कोर्ट तक पहुंच चुका है। ये मामला हर जगह लोग देख रहे हैं। अब वो वीडियो के बारे में आपने बात की, वो वीडियो इतना प्रचलित हो गया है कि मैं समझता हूँ देश के कोने कोने में जा चुका है। ये जो बात किरण रिजिजू ने कही वो भी इसका ये सोशल मीडिया पे बहुत ही उस पर भूचाल आ चुका है। और जिस व्यक्ति के बारे में आपने कहा वो तो मैंने नहीं देखा है, जिसमें उसने
कहा है कि गोली मार देनी चाहिए, लेकिन ये बहुत ही उत्तेजक है और कार्रवाई आवश्यक है इसमें। आजाद साहब ने एक बड़ी अच्छी बात कही, इकोसिस्टम। मुझे 11 सितंबर 1948 की सरदार पटेल ने जो गोलवलकर को चिट्ठी लिखी थी वो याद आती है। उसका कुछ अंश मैं पढ़ देता हूँ, फिर उसके बाद दर्शकों पे छोड़ देता हूँ इसको कैसे लेते हैं। सरदार पटेल ने लिखा था, ऑर्गेनाइजिंग द हिंदूज एंड हेल्पिंग देम इज वन थिंग, बट गोइंग इन फॉर रिवेंज फॉर इट्स सफरिंग ऑन इनोसेंट एंड हेल्पलेस men, women and children is quite another thing. Apart from this, their opposition to the Congress that of such virulence, disregarding all considerations of personality, decay of decorum, created a kind of unrest among the people. All their speeches were full of communal poison. It was not necessary to spread poison in other, to enthuse Hindus and organize for their protection. As a final result of the poison, the country had to suffer the sacrifice of the invaluable life of Gandhi ji. यानी सरदार पटेल ये कह रहे हैं कि जिस तरीके से नफरत फैलाई गई देश के अंदर, उस नफरत का नतीजा था कि इस देश को महात्मा गांधी की जान से हाथ धोना पड़ा। इससे सटीक टिप्पणी और क्या हो सकती है बताइए। 1948 में ये सरदार पटेल ने लिखा, जो आज भी बिल्कुल बिल्कुल इस समय उपयुक्त है। और इस पे तो आप मुझे जरूर भेज दीजिए, मैं इसे ट्वीट करना चाहूंगा, मैं इसे सोशल मीडिया पे डालना चाहूंगा। धन्य है ये देश जो प्रजातांत्रिक रहा है और जिसके कम्युनल जो हमने वातावरण बनाया, अनेकता में एकता, उसको धर्म भ्रष्ट करने के लिए कितने लोग प्रयासरत हैं। मैं तो यही आशा करता हूं कि कभी वो ऐसा नहीं आया। हमने महात्मा गांधी को खोया है, हमने इंदिरा गांधी को खोया है, हमने राजीव गांधी को खोया है, हमने बेअंत सिंह को खोया है। हम नहीं चाहते कि भविष्य में कोई बड़ी हस्ती इस तरीके की किसी हादसे का शिकार हो। धन्यवाद। धन्यवाद।